नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। बिहार में 2 चरण का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार की राजनीति में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने 10 साल के सफ़र में 4 बार पार्टियों को बदला। और सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि 4 बार पार्टियों को बदलने के बाद भी चाहे उधर गए आरजेडी के साथ में या बीजेपी के साथ में हाथों हाथ लिए गए, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? और तेजस्वी यादव एकदम से उभर कर सामने आए। उन्होंने आरजेडी को एक नई संजीवनी दी, नई ऊंचाइयां दी और एक बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा किया। 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव किसी से छिपे हुए नहीं है। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने आप को खड़ा किया बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में जो है, बिहार के लोग बड़े ही संवेदनशील लोग होते हैं, परिपक्व लोग होते हैं। वो बड़े इंटरेस्ट लेते हैं बिहार की राजनीति में। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि नेता चाहे इधर जाएं या उधर जाएं, लेकिन वोट बैंक इधर से उधर खिसकता नहीं है। लोग उन्हीं के साथ रहते हैं। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कब कौन जो है आसमान पे चमकने लगेगा और कब कौन नेपथ्य में चला जाएगा, कुछ नहीं पता। वैसे आज बहुत कुछ सियासी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि आज चिराग पासवान के जीजा को ले आए हैं तेजस्वी यादव रण क्षेत्र में खगड़िया से, और कहा जा रहा है ये मास्टर स्ट्रोक होगा। तो बिहार की राजनीति में क्या क्या हो रहा है या होने वाला है, इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे आज और समझेंगे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्या हैं और तेजस्वी यादव, ये 2 ऐसे नाम हैं जो जिन पे बातचीत होना बहुत जरूरी है बिहार की राजनीति में। और अभी हाल ही में जिस तरीके से जेपी नड्डा पे एक ट्वीट किया और उसके बाद जो है चर्चा का विषय बन गए। तो आखिरकार बिहार की राजनीति जो है किस तरीके की है और वहां पर क्या क्या हो रहा है, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो इसी को समझेंगे, थोड़ा सा आज करेंगे बातचीत। सबसे पहले तेजस्वी यादव की आज की बाइट सुन लेते हैं। आज तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। अब बेकार की बात करते हैं और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं, 2 को डिप्टी सीएम बना है और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है। लोग दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा। अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? तो बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं, वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी? या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला। तो ये है तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा नौकरी बहाली की बात कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार पे बात कर रहे हैं। 2025 में चुनाव होने हैं बिहार में विधानसभा के। अब बिहार की राजनीति में अभी तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा जरूर होगी कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा
नौकरी बहाली को लेकर उन्होंने कहा है, नौकरी देने के लिए लेकर कहा है। तो ये बिहार की सियासी बारीकियों को समझने की जरूरत है, और यदि आपको सियासत को समझना है तो बिहार जरूर आना पड़ेगा। तो बिहार के राजनीतिक थिएटर में इतने सारे उतार चढ़ाव हैं, राजनीतिक थिएटर में इतने सारे उतार चढ़ाव हैं, कब कौन कहां से प्रकट हो जाएगा और कब कौन सा किरदार कहां से कहां चला जाएगा, कब नेपथ्य में चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। बिहार के नेता वायदों और दावों के मामले में सबसे ज्यादा उत्साही दिखाई देते हैं और सामाजिक परिवर्तन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साही दिखाई देते हैं कि हाँ, सामाजिक परिवर्तन के अगुवा जैसे यही है। और ये नेता जो है हर वक्त या फिर वक्त आने पर सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ये बिहार की राजनीति का या सियासत का मुख्य एसेंस है, मूल एसेंस है। यहां की राजनीति ऐसी चलती है। और कमाल की सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप बिहार की राजनीति को देखें तो कमाल की सबसे बड़ी बात यह है कि इनके वोट बैंक पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। चाहे आप जीतन राम मांझी को देख लें या नीतीश कुमार को देख लें या फिर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी हो, ये वो कुछ नाम है जिनसे आपको समझ में आ सकता है कि यहां की राजनीति किस तरीके की है, और सत्ता के लिए वक्त पड़ने पर ये नेता कुछ भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है कई बार इधर से उधर चले गए, पता नहीं चला, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस बार भी महागठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको याद होगा 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो किस तरीके से चुनाव लड़ा गया, और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में नीतीश कुमार को अपनाने में संकोच नहीं किया, एकदम अपना लिया। तो नीतीश कुमार जो है पिछले 10 साल में 4 बार इधर से उधर हो गए। और ये बिहार की राजनीति में ऐसा क्यों होता है, और कोई वोट बैंक पर फर्क भी नहीं पड़ता। और आज जैसे कह रहे हैं तेजस्वी यादव वो 4 लाख बहाली करें, तो ये जो पुनर्जन्म होता रहता है नीतीश कुमार का या फिर गठबंधनों का, वो क्या है। और गठबंधन जो है दोबारा से पुनर्जन्म हुआ, 2020 का भी चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन नीतीश कुमार 24 महीने बाद ही एक बार फिर से जो है लालू के साथ चले गए और फिर वापस आ गए बीजेपी में। घर वापसी की भी वापसी, इस तरीके से समझा जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक गोयल हमसे जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी से। तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से अशोक गोयल से बात करूंगा। आपको मेरी आवाज मिल रही है अशोक गोयल जी? मिल रही है जी। तो ये आज की मौजूदा परिदृश्य में नीतीश कुमार के ऊपर एक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर से बिहार की राजनीति को, कि 2014 और 2019 की तरह क्या एनडीए का जादू चलेगा या नहीं चलेगा इस बार। क्योंकि नीतीश कुमार को भी समझना जरूरी है, उनकी भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पिछले 10 साल में इधर से उधर 4 बार जा चुके हैं। और देखिए आप बहुत देर से नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं जी। मैं भाजपा के कार्यकर्ता के नाते आपसे जुड़ा हूँ जी। मैं प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि नीतीश कुमार को केंद्रीय हमारी सरकार में मंत्री रह के काफी कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिला। नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव के बाद में हमने मुख्यमंत्री बनाया। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि वहां का राजनीतिक समीकरण ऐसा सामने आया जिसमें कोई भी, इधर भाजपा और उधर राजद, दोनों में से कोई भी बिना नीतीश कुमार के सरकार अपनी नहीं बना सकता था। जो सीटों का समीकरण आता है उसके हिसाब से बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये निर्णय जो लिया गया उसके पीछे कारण यही रहा कि भाई नीतीश कुमार का हमारा जो गठबंधन था वो स्वाभाविक गठबंधन था, पहले भी काफी समय रहा है। तो नीतीश कुमार की सुशासन बाबू के रूप में छवि बनी थी।
लेकिन बीच में वो राजद के दुष्प्रभाव में आए, चले गए, उन लोगों ने मुख्यमंत्रियों ने मान के सत्ता चलाई, लेकिन सब जानते हैं कि राजद एक परिवारवादी, गुंडों को जो है कहीं शह देने वाली, कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए कानून व्यवस्था उसको चौपट करने वाली। लालू के बारे में सब जानते ही हैं, कोई ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लालू यादव जी जिस तरीके से जेल यात्रा कर चुके हैं, सारी बातें सब लोग समझते हैं। अब उनका बेटा है, अगर वो इस तरह की बात बोल रहे हैं तो ठीक है, हर राजनीतिक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र है, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन मेरा ये साफ तौर पे कहना है कि इस समय बिहार की जनता को मैंने देखा है जी 30 से 40 बार मैं सफर पटना से भागलपुर जब मैं जाता था जी 30-40 बार मैंने वहां के लोगों को बात करते हुए देखा है। प्रबुद्ध लोग हैं जी हम कह रहे हैं ना, ऐसी उनकी बोली रहती है। तो सारी चीजें में मैं समझ सकता हूं कि फिर एक बार देश के लिए वोट हो रहा है। ये वोट वहां की बिहार की सरकार के लिए नहीं है, ये देश में मोदी जी की सरकार बनाने के लिए है। और मोदी जी ने जो कुछ भी दिया है सभी जाति वर्ग के धर्म के लोगों को समान रूप से दिया है। जिस सरकार ने लागू योजना नहीं की वो नहीं की होंगी, लेकिन जहां भी हर जगह मोदी जी ने सारी योजनाएं भेजी हैं। देश में एक नए विकास की चीजें आई है, देश का नाम दुनिया में आज जो है विश्वसनीयता भी और प्रतिष्ठा भी सब कुछ बढ़ी है। शांति और सद्भाव का संदेश मोदी जी ने सारी दुनिया को दिया है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का जो ये गठबंधन, स्वाभाविक गठबंधन है, वो 40 में से 39 सीट पिछली बार आई थी, संभवतः अपनी कहानी को दोहराएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार से परिवारवादी दल, आप समझ सकते हैं, परिवारवादी रोहिणी आचार्य भी लड़ रही हैं, मीसा भी लड़ रही हैं, मतलब एक तरीके से परिवार में सब वही लोग रह गए क्या? सत्ता को कहीं ना कहीं किस तरीके से परिवार के साथ भोग रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। तो इस कहानी को समझते हुए आपको ये समझना चाहिए कि बिहार की राजनीति कोई गलत नहीं है, जो है ठीक है। बिहार के लोग मेहनती होते हैं, दूर दूर जाकर पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है अपने रोजी रोटी के लिए जाते भी हैं। बिहार एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, वहाँ ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से गठबंधन के नेता बने थे, उन्होंने एक नया गठबंधन इंडी के रूप में बनाया था और उसको छोड़ के यहाँ आए हैं, ये आना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए एक ऐसा था जैसे शुरुआत हुई है। एक अच्छा लगा, एक अच्छा काम हुआ। चलिए उसके बाद में निश्चित रूप से इंडी का मनोबल टूटा और आज ये जो इस समय सरकार बनने की स्थिति है वो क्लियर है। 400 की बात हम कर रहे हैं, ज्योतिषी 424-22 भी कह रहे हैं, जो होगा सामने आ जाएगा। 4 जून दूर नहीं है, लेकिन सब जगह मोदी 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 का लोगों के दिमाग में जादू है, उनके सुशासन का जादू है, ये आप सब जानते हैं। चलिए ठीक है। सुंदरम पाठक, आपके सीधा सवाल है, स्वागत है आपका। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में के केंद्र में रहते हैं हमेशा, और उनके बिना जो है कोई भी जो है सरकार वहां बनती हुई दिखाई नहीं देती है। पिछले 10 साल में 4 बार उन्होंने अपने सरकार के साझीदार बदल दिए हैं, 4 बार, ठीक है। और इस बार लोकसभा चुनाव भी है, और जिस तरीके से एनडीए के साथ में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच में जाइए। उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ताओं से मीटिंग की है, उन्होंने कहा उसको लेकर जाइए बीच में आप। तो मैं इतना सा सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि इसका क्या फर्क पड़ने वाला है इस लोकसभा चुनाव पर, और ये भी क्या नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा है? उनके जो वोटर हैं वो किस तरीके से वोट करते हैं इस बार नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। और श्रीमान जो अभी बता रहे थे जी, जो सुशासन की सरकार हो गई थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी आए तो वो सुशासन हो गए। फिर जब वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाए तो फिर अपराधी हो गए। तो फिर तो वही हो गया ना कि क्या कहते हैं, इस पे एक लाइन है जो बता रहा हूं, जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि जो परिवारवाद,
तो आरजेडी से दो लोग लड़ रहे हैं, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो परिवारवाद है। और बिहार में हम आपको दिखा देंगे कि इनके ही गठबंधन की एक पार्टी है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र अभी उस पार्टी के नायक हैं, वो 5 सीट में 5 सीट अपने परिवार को दिए हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है। भाजपा के मधुबनी से उम्मीदवार जो उनके पिता थे पूर्व में, अब उनके बेटे हैं, क्या उनका वो परिवारवाद नहीं है? ये इन्होंने 11 सीट ऐसे बिहार में दिए हैं जो परिवारवाद पे दिए हैं। तो अगर आरजेडी 2 लोगों को अपने परिवार से उम्मीदवार उतार रही है तो परिवारवाद है, और भाजपा अगर 11 लोगों को पूरे बिहार में उतार रही है तो वो परिवारवाद नहीं है। तो इनकी तो बात ही नहीं है, जो ये कुछ भी बोल सकते हैं। और ये नीतीश जी का जो इस तरफ उस तरफ जाना जो है, इस बार बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को भी ले डूबेगी। और पूरी तरीके से विश्वस्त रहिए आप, जो बिहार की जनता अब इन जुमलों में नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने 2 बार इनको मौका देके देख लिया। ये पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से नरेंद्र मोदी जी 2014 में ऐलान किए थे कि पूर्णिया में बहुत बड़ा रेल लाइन होगा, वहाँ एयरपोर्ट चालू हो गए। दरभंगा में बोले कि एम्स बना देंगे, और इन्होंने तो कहा कि एम्स चालू भी हो गया और एम्स अभी तक वहाँ मिट्टी भी नहीं गिरा है। तो इनको फेंकने की बात आदत हो गई इन लोगों को, और ये कुछ भी बोलते हैं। और रही बात युवा की, तो तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार दिया है, तो वो यकीनन कहेंगे कि हमने 5 लाख रोजगार दिया है। इन्होंने किया क्या है आपको भी पता है कि 10 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश बांटने के अलावा कुछ नहीं किया है। अभी प्रधानमंत्री जी का आप बयान देखे होंगे, जो वो कह रहे हैं कि हम इस देश से आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर वो कह रहे हैं हमारी कहने का ये मतलब नहीं था आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इनके बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है। इनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, और नीतीश जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि 4000 पार कर देंगे हम। तो इन लोगों का कोई बात का वजूद ही नहीं अब रह गया। और बिहार की जनता अब ये समझ चुकी है कि इस बार भाजपा को भगाना है और इंडिया गठबंधन को लाना है, क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए, इनकी जुमले नहीं, इनकी जुमले की बता नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, बिहार को क्या चाहिए वो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर जैसे है, आप दोनों अलग अलग गठबंधनों से हैं नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन आप दोनों जो है अपने पुराने अनुभवों के आधार पर सबक नहीं लेते हैं, आप फिर भी नीतीश कुमार से हाथ मिला लेते हैं। ये क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार के बिना जो है बिहार की कल्पना नहीं की जा पा रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नीतीश कुमार के बिना बिहार कुछ भी नहीं है। नीतीश जी नहीं थे मुख्यमंत्री तब भी बिहार था, और नीतीश जी हैं तब भी बिहार है, और नीतीश जी नहीं रहेंगे तब भी बिहार रहेगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी नहीं रहेंगे तो बिहार नहीं रहेगा। और ये जो अभी आरजेडी के साथ ये आ जाते थे, और तो इनको लगता था कि ये भ्रष्टाचारी हो गए, या फिर इनके पास चले जाते थे, तो ये कहते थे कि बहुत अच्छी सरकार है। अमित शाह जी अपने बयान में कहे कि कुछ भी हो जाए, नीतीश बाबू के लिए दरवाजा हम बंद रखे हैं, लेकिन खिड़की खुला छोड़ दिए थे। और ये फिर हम इस पर एक लाइन कहेंगे कि झूम के साथ सारे जाने कैसी दिन है, इनका न कोई ईमान है न इनका कोई दिन है, जिसको भी देखो साफ धोकर निकलते हैं। ये भाजपा की सरकार है या वॉशिंग मशीन है, जहां भी इनके साथ मिल जाते हैं वो लोग सही हो जाते हैं, सुशासन हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं रहता है, वो कुछ भी घोटाला नहीं करते हैं। इनके अगेंस्ट में जैसे ही बोलता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। तो नीतीश, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के बिना कुछ भी नहीं है। और इस बार आप देखिएगा कि नीतीश जी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और बिहार की जनता उन्हें भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए अशोक गोयल जी, जिस तरीके से नीतीश को लेकर भी मैंने समझने की कोशिश की है, और जो लोकसभा चुनाव में इस बार उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, और बिहार की जनता किस तरीके से वोट करेगी, क्योंकि आपके गठबंधन के साथी हैं नीतीश कुमार, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। और इस बार उन्होंने कहा भी जब आए आपकी पार्टी में कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, और ये जो स्टेटमेंट है उनका, हम कहीं नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे, ये जो बताता है कि हाँ उनके अंदर कितना जो है एक जो है घुटन है या छटपटाहट है कि वही बहुत बदल लिया, हमने पाला दर से दर हो लिया, अब हम यहीं रहेंगे। कैसे देखते हैं आप? क्या आपको भरोसा है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इस बार कहीं नहीं जाएंगे? कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे जी। उन्होंने अपने हिसाब से जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि भाई जो पिछले दो तीन चार बार अदल बदल हो गई है जी, ऐसा न माना जाए, और ये माना जाए कि अब वो मोदी जी के साथ, मोदी जी की नीतियों के साथ आगे खड़े हो गए हैं और वो मोदी जी के साथ काम करेंगे। और बिहार में जातीय समीकरण बहुत बड़ी चीज है।
आप कह रहे थे ना क्या मजबूरी है। जी जी जी। समीकरण बिठाना पड़ता है। रामविलास पार्टी की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर चलना, उस चुनाव को बिल्कुल बाकायदा जातीय समीकरण के हिसाब से भी फिट करना होता है। और मुझे लगता है कि जो आए हैं उनकी छवि पे ऐसा दाग नहीं है जैसे लालू जी के दाग है। उन छवि पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं भी किसी प्रकार की छिनैती लुटैती कुछ करवाई हो, ऐसा नहीं है कहीं। उस तरीके से उनकी छवि ठीक है और आए हैं तो स्वागत है उनका। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा 40 में से 39 सीट पिछली बार आई थी जी। इस बार भी 39 सीट तो हम कवर करेंगे। 40 भी जो किशनगंज की मजबूरी है। किशनगंज में 60%। मैं किशनगंज भी 20 बार 25 बार गया हूँ। वहाँ का पूरा समीकरण मुझे मालूम है किस तरीके से बांग्लादेशी आके किशनगंज में बस गया है और सबकी वोट बन गई है। वहाँ जो है मजहबी समीकरण की वजह से मजबूरी हो सकती है, वरना किशनगंज में अगर मुस्लिम वोट हमको मिलना शुरू हो गया या मिला, मोदी जी के नाम पे मिला, तो हम किशनगंज भी जीत सकते हैं। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, आप दोनों के लिए है ये। सुंदरम पाठक, आप भी इस बात को समझेंगे, युवा हैं लेकिन फिर भी आप समझते हैं बिहार की राजनीति में जो जाति है ना, जातियां, उनके अपने खुद के एक आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, और वो बिहार में जातियों के नाम पर किसी भी हद तक जा सकता है व्यक्ति, जातियों के नाम पर। तो ये जो जातीय समीकरण है जिसकी वजह से, और इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि जातियां इस बार काफी मुखर हो रही हैं। आप देखें पूरा, अगर आप पिछले 2 चरण के मतदान को देखें, चुनाव प्रचार को देखें, जहां मुखर नहीं हो रही है वहां मुखर किया जा रहा है जी। हम जातीय मतगणना कराएंगे। हम जो है राजा महाराजाओं की बुराई कर रहे हैं। ठाकुर जो है हमारे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने संघर्ष किया है मुगलों से जी, उन लोगों के विरुद्ध बोल रहे हैं जी। कहीं ना कहीं राजनीति में गंदगी आई है, डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है जी। सुंदरम पाठक, कैसे देख रहे हैं आप ये जातियां जो मुखर हो रही हैं, और आप और या फिर आप मुखर कर रहे हैं आप, तो ये बिहार की राजनीति में जातियों का तो बहुत बड़ा एक रोल है। इसीलिए मैंने जीतन राम मांझी का, मुकेश सैनी का, नीतीश कुमार का जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, या तेजस्वी यादव का, इन सबका मैंने जिक्र किया है कि ये जो जातियां हैं, है ना, तो ये आखिरकार किस तरीके से जो है ये रोल प्ले कर रहा है इस बार। और जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग इस बार उकसा रहे हैं जातियों को, जातिगत गणना के नाम पर। बिल्कुल, जाति जनगणना होनी ही चाहिए। दलितों का जितनी आबादी, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। इस देश में 35 ही पूंजीपतियों के हाथ पूरे देश नहीं होंगे। यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, दलित सभी को उनका हक मिलना चाहिए। और आप जिस तरीके से आज कह रहे हैं कि ठाकुरों को हम मानते नहीं है, आखिर क्यों मानेंगे? आज भी हम उसी तरीके से दलित, शोषित, वंचित जो उनके पूर्वज आज तक दबते हुए आ रहे हैं, क्या आज भी वो दबते आए? शिवहर में इनके ही एक प्रत्याशी है, जदयू के प्रत्याशी, उन्होंने अपने बयान में बोला कि ठाकुरों की कुआं में इतना पानी है कि हम सबको पिलाएंगे। तो ये ठाकुरों की कुआं वही कुआं है जो दलितों को, शोषितों को, वंचित को अछूत माना जाता था और उन्हें वहां पानी नहीं पीने दिया जाता था और उन्हें भूखे प्यासे मार दिया जाता था। तो ये आज भी वही चाह रहे हैं कि आज के दौर में भी दलित, शोषित, वंचित दबे रहे और इनके पूंजीपति मित्रों के गुलाम बनकर रहे। इसीलिए तो इन्होंने पढ़ाई पे 18% GST लागू कर दिए हैं और फिल्मों पर टैक्स फ्री करके रखे हुए हैं, क्योंकि गरीब बच्चे के पास इतना पैसा ही नहीं रहेगा जो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। तो इन लोगों की मानसिकता भी वही है जो आज भी इनके यहाँ नौकरी चाकरी करे और इनके जो जोर जुल्म है वो सहते रहे, दलित और शोषित। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई साहब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है अब ठाकुरों की या उच्च जातियों की जो है वो बातें नहीं चलेंगी और जो दलित हैं, शोषित हैं, उनको भी सम्मान मिलेगा। ये तो डाका डाल रहे हैं पिछड़े वर्गों पर। पिछड़े वर्गों को क्या नाम, जो उनको जो आरक्षण मिलता था कर्नाटक में वो छीन के उसमें हिस्सेदार बनाया सारे मुस्लिमों को। मुस्लिमों में पिछड़े नहीं लिए इन्होंने, मुस्लिमों में सारे मुस्लिमों को। तो ये तो अपने जो है कहीं ना कहीं अपने जो है उस पर स्वयं ही जो है अपने आप को जो है नीचे डाल रहे हैं। ये कहीं गरीबों के समर्थक नहीं है, गरीबों का समर्थक है मोदी। 80 करोड़ लोगों को
अन्न देने वाला, ये सबको दिखता है। शर्म आनी चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा गैस के सिलेंडर देने वाला, देश के कई चिकित्सा का इंतजाम करने वाला, 5 किलो राशन लेने के देश लिए के लाइन में खड़ा होना प्रगति पड़ के रहा है। लिए नई नई प्रकार की रेलें चलाने वाला, आप अभी बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। सब कुछ दिख रहा है जनता में, से पूछो मोदी। मैं अभी एक रिक्शा वाले पे बैठ के आ रहा था, भैया कहाँ वोट डाली? बाबूजी बिजनौर में डाल के आया हूँ। किसे डाली? मोदी को। चलिए लोकदल का प्रत्याशी था, लोकदल पर मोहर लगाई, लेकिन वो कह रहे हैं मोदी को। 5 केजी, सुनिए आप जो कह रहे हैं 5 मेरा ये मानना है कि रिजल्ट देखने लायक होगा, शर्म आनी चाहिए। और ये लोग शर्म आनी चाहिए आपको। जो निराशा में डूबे हुए हैं, राजनीति जिनकी खत्म हो चुकी है, जो हमारी 150 सीट बताते हैं, अपनी 44 में से 22 रह जाएंगी, ये नहीं बता रहे हैं। ये सब मिला के 100 के अंदर सिमट जाएंगे, कुछ नहीं है। चलिए ये अब जिस तरीके से हमने अभी पूरे इसको समझने की कोशिश की, देखिए बिहार की राजनीति में ये सब जो है उठापटक चलती रहती है। यदि हम इस उठापटक को समझें, चाहे राजद हो 2020 के चुनाव से जैसे मैंने जिक्र किया था, विकास होगा, मोदी और नीतीश कुमार मिलकर कराएंगे। 17 साल से कितना विकास कीजिएगा, देश को मिलेगा, कितना विकास कीजिएगा 17 साल में? एक रीगा चीनी मिल चल रही थी, वो बंद करवानी है। उद्योगों का जान लगे। अरे सीतामढ़ी के पास ये रीगा चीनी मिल, आपको पता होना चाहिए। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल है, वो भी बंद करे हुए हैं। खगड़िया की बात अभी कर रहे थे, विकास हो, जब बेगूसराय में विकास हो, आपको बोलना है, क्योंकि आपने 10 साल में, पूर्णिया में, फॉरबिसगंज में विकास हो। आपने बिहार को उच्च राज्य का दर्जा देने की वादा किया, क्या एक भी मीटिंग मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है वहाँ। दर्जा के लिए 40 में से बिहार की जनता ने आपको विश्वास कर 39 सीट दी है, लेकिन आपने कितनी बार मीटिंग करवाया बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के लिए? एक बार भी नहीं। और आपको पता नहीं होगा कि बेगूसराय में आपके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, उनको भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा काला झंडा दिखाकर किया जा रहा है। मान लीजिए, मुझे सोना पड़ेगा, मैं बाजार में हूँ दिल्ली में। चलिए ठीक है, जिस तरीके से यदि हम इसको पूरा समझें, आप दोनों से मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, रही बात देखिए राजनीति के अंदर, बिहार की राजनीति में जो लोग इधर से उधर आते जाते हैं, जीतन राम मांझी भी कई बार इधर से उधर पाला बदल चुके हैं, तो ये पूरा जो है सिनारियो, इसको समझना पड़ेगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर लोगों को राजनीति करती है, साधती है, किसको कहाँ कितना वरीयता देनी है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है पासवान परिवार है। 2020 के चुनाव से पहले पासवान रामविलास पासवान की डेथ हो गई थी, उसके बाद दोनों चिराग पासवान में पशुपतिनाथ पारस में जो है जिस तरह से आपसी मनमुटाव हुआ और एक दूसरे को लेकर अलग हुए, तो अब देखें 5 सांसदों को लेकर चले गए थे और चिराग पासवान वहीं के वहीं खड़े रह गए, जो कह रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और निसंग रह गए, वहीं पर खड़े रह गए। तो ये स्थिति वहां बदलती रहती हैं। लेकिन इसके आज भी मौजूदा स्थिति यह है, ना तो चिराग पासवान ने जो है एनडीए को छोड़ा, बीजेपी को छोड़ा, ना ही पशुपतिनाथ पारस ने छोड़ा बीजेपी को। तो ये पूरा जो बिहार का सियासी समीकरण है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। और इसके केंद्र में जो नीतीश कुमार हैं, आखिरकार नीतीश कुमार के साथ उनका जो वोट बैंक है वो जो इंटैक्ट रहता है, उसका रीजन क्या है, ये उसकी आज इस बार ये जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, ये उसका एक एग्जाम लेगा। आखिरकार वो वोटर जो है किस तरीके से वोट डालता है, ये हम देखेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में। और जो अभी खगड़िया में और यहां चुनाव होने वाला है 5 सीटों पर, उसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। आखिरकार नीतीश कुमार ऐसा क्यों है? अगर आप उसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जब 2005 के आसपास बिहार की जो हालत थी, सबको पता है कि शाम होते ही जो है घरों में ताले लग जाया करते थे और लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, और अपराध जिस तरीके से था, उन्होंने जिस तरीके के फेरबदल किए और लोगों को बाहर लेकर आए और सुशासन बाबू के नाम से फेमस हुए। उन्होंने बालिकाओं को जो है शिक्षा की तरफ लेकर गए, साइकिल तक जो है मुफ्त बांटी, और गांव देहात की लड़कियां जो है शहर आना शुरू हो गई पढ़ने के लिए। और आपको पता है कि जब एक महिला पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है, तो 2 परिवारों को संवारती है। और पढ़ी लिखी लड़की जब जो है बहू बनकर या किसी के घर पत्नी बनकर गई, तो उसके परिवार में क्या बदलाव देखने के लिए मिले। और जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वो बिहार की लड़कियों ने, महिलाओं ने करके दिखाया है, जिसकी वजह से वो पिक्चर जो है दिखाई देती है हमें कि किस तरीके से वहाँ की लड़कियों ने, चाहे वो शहरों में आके नौकरी की हो या दिल्ली आके नौकरियां की हो, और वो एजुकेशन का ही फैक्टर था।
ये देखें, और 2016 का शराबबंदी का वो जो फैसला था नीतीश कुमार का, कौन भूल सकता है, जिसकी वजह से वो महिलाओं के चहेते हो गए थे, जिसकी बाद में आलोचना भी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाद में ढील भी दी गई उसके अंदर। लेकिन नीतीश कुमार जो आज वहां पर हैं, उसके पीछे बहुत सारे उनके फैसले हैं, चाहे जो है हर घर बिजली पहुंचाने वाला फैसला हो, या हर घर पे जो है पानी नल जो है पहुंचाने वाला फैसला हो, ये नीतीश कुमार के दिमाग की उपज थी। तो वो जो एक क्रेज है लोगों के अंदर, और जो लोगों ने देखा है नीतीश कुमार को काम करते हुए, वो आज भी शायद उनसे लगा हुआ है। वो 8 से 10% का वोटर जो हमेशा उनको केंद्र में रखता है, और उनको लगता है कि नहीं, नीतीश बाबू सही हैं और वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसीलिए चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों जो है बार बार उनसे हाथ मिलाते रहते हैं, और जैसे ही वो जिस भी पाले में जाते हैं, वहां के लोग जो उसी सुर के हिसाब से, उसी हिसाब से खाल ओढ़ के जो है वो बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, वीडियो जारी करते हैं। ये चलता रहता है। लेकिन इस बार जो अग्नि परीक्षा है बिहार की राजनीति में, वो नीतीश कुमार की है। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ वोटर इस बार उनके पाला बदल को लेकर किस तरीके से वोट डालता है, और जिसके साथ साथ उनके अनुयायी जो रहे हैं, फॉलोअर जीतन राम मांझी, उनको लेकर भी किस तरीके से वोट डालता है, यह इस बार देखने वाली बात होगी, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आर्या न्यूज।